और सपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित दीपक गौड़ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक गौड़ जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। नमस्कार। दीपक गौड़ जी, राजनीति बहुत बदली बदली सी नजर आती है, आपका भी खूब लंबा तजुर्बा रहा होगा राजनीति में। आज के इस बदले दौर में राजनीति को कहां देख रहे हैं आप? देखिएगा, जब राजनीति स्वच्छ हो तो उसको हमको कहने में और आपको सवाल पूछने में और जनता को सुनने में तीनों को अच्छा लगता है जी। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल व्याप्त है, एक डर का, भय का, आतंक का, बलात्कार का, ना कोई सुरक्षित नहीं, ना किसान सुरक्षित, ना जवान सुरक्षित, ना बेटियां सुरक्षित। तो ये जो राजनीति का दौर है इस वक्त मेरे ख्याल से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक अपराध की बाढ़ आ गई है, तो इससे लगता है हमें कि राजनीति कम, सिर्फ एक दूसरे को गिराने की कोशिश ज्यादा हो रही है और अपराध पे जो काबू सरकार नहीं पा रही, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, सिर्फ उसको अधिकारियों को बचाने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिकारियों को बचाने के चक्कर में आज जो सरकार कर रही है अपराधी सुरक्षित हो जाएं। क्योंकि जब जिन हाथरस वाले मामले में, जो गैंग रेप में जितने दोषी मेरे ख्याल से अपराधी हैं, उतने ही बराबर दोषी अधिकारी भी हैं। वो इसलिए कि उन्होंने बलात्कार किया दरिंदों ने, और जो सिस्टम का बलात्कार अधिकारियों ने किया। अच्छा, क्योंकि आपने छात्र राजनीति से शुरुआत की है और छात्र राजनीति से शुरुआत करने के बाद आज आप इस मुकाम पर खड़े हैं, बहुत सी चुनौतियां तो आपके सामने भी रही होंगी, क्योंकि छात्र राजनीति जब आप मुख्य धारा में आते हैं उस दौरान में भी कई सारे चैलेंजेस रहते हैं। उन चैलेंजेस के बारे में क्या कुछ तजुर्बा आप साझा करना चाहेंगे जनता के साथ? देखिएगा, जब हमने ये अभी हम छात्र राजनीति में थे और हम जब करते थे तो उस वक्त केवल है ना कुछ मुद्दे हुआ करते थे। उस वक्त इस तरीके की घिनौनी घटनाएं कभी कभार एकाध सुनने को मिलती थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मगर जो अब हो रही है जो घटनाएं, इस तरीके की घटना उस दौर में नहीं थी। हम संघर्ष करते थे, के लिए संघर्ष करते थे, मजदूर जवान किसान के लिए संघर्ष किया करते थे, मगर कभी ऐसा नहीं था कि इस तरीके, मतलब हमको इन चीजों का संघर्ष करना पड़े कि एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हमको संघर्ष करना पड़े। क्या ऐसा कभी हुआ है कि ये इसे संघर्ष नहीं कहते, इसे तो ये कहेंगे हिटलरशाही, तानाशाही कहेंगे कि किसी के साथ गलत भी हो जाए और उसके हम आंसू भी ना पहुंच पाए। अच्छा, महिला सुरक्षा के दावे और वादे तो खूब किए गए। महिला सुरक्षा के लिए चाहे वो आपकी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिसकी दरकार आज है? देखिए, महिला सुरक्षा की बात है, सबसे पहले एक लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके का होना चाहिए कि कहीं पे भी सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर वो लड़का, उसका भाई अगर एफआईआर कराने गया था तो मेरे ख्याल से उस वक्त ही उसकी एफआईआर होती तो शायद ये घटना इतनी बड़ी ना हो पाती। किसी को, ना विरोधियों को, ना विपक्षियों को, ना उसके घर वालों को, किसी को मौका नहीं मिलता अगर उसके साथ सब कुछ ठीक ठाक तरीके से किया जाता, उसकी सुनी जाती। लेकिन उसकी सुनने की बात तो बहुत दूर की बात है, उसमें बेचारे के साथ जब ये दरिंदगी होने के बावजूद जब उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश जब आई तो परिजनों को ना देखे, उसको रात को आप 2:30 बजे, जो कि हिंदू रीति रिवाज में 12 बजे के बाद और 4 बजे तक कभी लाश को जलाया नहीं जाता, उसको आप ना स्पिरिट डाल के जला देते हैं, परिजनों को दूर आप रखते हैं। तो ये आप बताइएगा, अब इसमें ये कह रहे हैं सीबीआई जांच क्या करेगी? इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई क्या करे जब जो डॉक्टरों का पैनल है वो ही सबूत खत्म कर चुका है। आपको शायद ये पता, आपको तो होगा, आप तो जर्नलिस्ट हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं, कि किसी भी सबूत को मिटाना उन अपराधियों के बराबर ही उसी लाइन में उनको खड़ा करता है अधिकारियों को। जिस लाइन में अपराधी हैं उसी लाइन में अधिकारी होने चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के, क्योंकि आप नेता हैं, ऐसे में आपकी पार्टी, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज्यादा दूर है नहीं और अभी तो फिलहाल उपचुनाव भी हैं, तो ऐसे में आप लोग महिला सुरक्षा के लिए किन वादों के साथ में अब जनता के बीच में जाएंगे? मतलब आप लोगों के पास में ऐसा कौन सा समाधान है महिला सुरक्षा को लेकर जिसके तहत आपको लगता है कि देश की महिलाएं आप पर भरोसा करेंगी? देखिए, केवल लॉ एंड ऑर्डर ये मजबूत होना चाहिए। सभी थानों के, सभी सर्किल के सीईओ, उन सबकी एक जिम्मेदारी तय की जाए
कि ये अगर आपके क्षेत्र में घटना होती है, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। कोई भी पीड़ित आता है, उसकी आप एफआईआर लिखिए, उसके बाद जांच करिए, अगर सही है गलत है इसका फैसला बाद में हो जाएगा, उसकी आप जांच कराइए। लेकिन पीड़ित को ही एफआईआर, मुकदमा पंजीकृत तुरंत होना चाहिए। अच्छा, अब तक आपका पार्टियों के साथ में, बाकी की और पार्टियों के साथ में कैसा तजुर्बा रहा है? क्या आपने भी, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है राजनीति में नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में, आमतौर पर जहां पर उनकी विचारधारा मिलती है वहां पर जाना शुरू कर देते हैं। मेरे संबंध कई पार्टियों में अच्छे हैं, कई नेता जो मैं उनको लाइक करता हूं, जो मुझे पसंद है, जिनकी मैं दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में मैं पदाधिकारी केवल समाजवादी पार्टी के अलावा किसी का नहीं रहा। लेकिन हाँ, इससे पहले मैंने रामवीर उपाध्याय, मुकुल उपाध्याय और भी काफी कांग्रेस के विवेक बंसल जी थे, उनके साथ मैंने काम किया है, उनके साथ मैंने उनको चुनाव लड़ाया है। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने कभी, मगर उनके साथ मैं पद में नहीं रहा। मैंने अपनी पद की ज्वाइनिंग सबसे प्रथम समाजवादी पार्टी से ही की। राजनीति छात्र जीवन से करता हुआ आ रहा हूं, लेकिन मैंने कभी कोई पद ना लेके, मैंने समाजवादी पार्टी से ही मैंने पद मुझे मिला, मुझे सम्मान समाजवादी पार्टी ने। तो आगे भी जो आपका डेडिकेशन है, जो आपका डिवोशन है, वो समाजवादी पार्टी के प्रति ही रहेगा जी। आगामी दिनों में किसानों का मुद्दा भी खूब छाएगा, और पिछले कुछ दिनों में भी लगातार किसानों का मुद्दा छाया रहा है। आवाज सुन पा रहे हैं आप दीपक जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों में भी और हाल ही में भी हमने देखा किसान बिल को लेकर खूब ज्यादा शोर मच रहा है। किसानों की समस्या का समाधान क्या है? देखिए, आपसे मैं एक बात सिर्फ है ना कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने जो बिल पास किया, बिना पार्लियामेंट में पास कराए इन्होंने बिल पास किया, किसानों के लिए जो बिल पास किया, उसमें ना विपक्ष की कोई राय थी, ना कोई भूमिका, ना किसानों की, और ना ही इनके जो गठबंधन के लोग थे ना उनकी। आपको शायद पता हो, अकाली दल जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना गठबंधन है, उस गठबंधन में अकाली दल ने इनका साथ छोड़ दिया। किसान, क्योंकि उनको खुद लगा कि वो बिल है ये गलत है, तभी तो साथ छोड़ा। वो इनके साथ सरकार में थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये किसान हित में नहीं है, और अगर ये बिल अगर किसान हित में था तो इनको पहले किसानों को संतुष्ट करना था, अपने जो गठबंधन के लोग थे उनको संतुष्ट करना था, जो कि आज इनसे दूर हो गए, क्योंकि ये बिल पेश नहीं किया गया, ये बिल किसानों पे थोपा गया है। किसान कोरोना काल में पहले से मरा हुआ है। आपने देखा होगा विद्युत में लाइट बिल जो है वो कितना किसानों पे आता है, वो उससे मरा हुआ है। डीजल पेट्रोल के बराबर दामों पे बिक रहा है, तो किसान तो बेचारा हर तरफ से मारा जा रहा है। अगर ये आज सड़कों पे नहीं आएगा और इनकी कोई आवाज नहीं उठाएगा तो किसान करेगा क्या, जाएगा कहां किससे कहेगा? ये सरकार तो सुनेगी नहीं, ये गूंगे बैरों की सरकार है। इनको तो जो इन्होंने सोच लिया इनको वो करना है, हिटलर शाही के साथ, तानाशाही के साथ। या तो ये कहें जो ये कर दे, या तो हम वो कह दें कि सही है, तब तो सब कुछ ठीक है। और अगर किसान क्या कोई भी अगर इनकी बात को अगर झुटलाता है या गलत बताता है तो वो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, ये लोग कहते हैं, ये आपको पता ही है। अच्छा, वैसे तो किसानों की खैर जो दुर्दशा है वो आज तक बरकरार है, फिर सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि किसानों के हित में समाजवादी पार्टी की क्या सोच है? किसान एक बेहतर जिंदगी जिए और जो दुर्दशा किसान की आज तक है वो दशा में सुधार हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी की क्या सोच है? आपकी खुद की क्या सोच है? देखिए, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों पे किसी भी तरीके का इस तरीके ना कोई बिल जो विधानसभा में पास हुआ हो इनके खिलाफ। किसान समाजवादी पार्टी की सरकार में खुश थे, क्योंकि हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों पे चलने वाली सरकार है, जो कि एक किसान नेता थे। और माननीय मुलायम सिंह नेताजी धरती पुत्र, किसान पुत्र हैं। वो किसानों का दर्द जानते हैं, किसानों का दुख समझते हैं। ना तो योगी बाबा किसानों का दर्द समझते हैं, ना मोदी जी दर्द समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। चलिए फिलहाल लेने छोटा सा ब्रेक, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी। नमस्कार।